हेलो एवरीवन, क्या आप लोग ढूंढ रहे हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक बहुत कंसाइज वेल एक्सप्लेन्ड वन शॉट, जहां पर आप लोग लेटेस्ट सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लो। कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को ना पढ़ाया जाए, बस सर बोर्ड्स में अच्छा करना है उतना पढ़ा दो। जो डिलीटेड पोर्शन है वो सब चीज़ें हमको नहीं कवर करनी है, तो लुक नोवेयर एल्स। इस पर्टिकुलर वन शॉट में मैं आप लोगों को एकदम स्पेसिफिक तरीके से पढ़ाऊंगा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा। वो सारी चीज़ें कवर करूंगा जो कि आपके 2024 के एग्जाम में आ सकती हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करवाऊंगा, लेटेस्ट जो आए हुए हैं, जो मतलब 2023 में पूछे गए हैं, जो हमारे अभी सैंपल पेपर में हैं। ये सब क्वेश्चंस और कहां से क्वेश्चंस बनने वाले हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस कहां से बन सकते हैं, किस टाइप के बन सकते हैं, ये सब बातें इस लेक्चर में आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें थी और हमको अब क्या पढ़ना है, इसकी क्लैरिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ये हमारे सिलेबस में है और यहां से एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से कवर करना पड़ेगा, सारे एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे। मैक्सिमा और मिनिमा बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, बहुत मजा आएगा आपको इसको सीखने में। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के इस चैप्टर से फंसते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से कभी कभी तो 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों को दोनों के दोनों केस बेस्ड क्वेश्चंस यहां से मिल जाए। 3 केस बेस्ड आते हैं तो क्या पता 2 क्वेश्चंस यहां से दिख जाए। और ये दोनों टॉपिक्स हैं जहां से केस बेस्ड आएंगे, मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स भी बहुत खूबसूरत सब टॉपिक था, लेकिन अब नहीं है, सीबीएसई ने इसको डिलीट कर दिया है। तो इस वाले लेक्चर में हम ना ये पढ़ेंगे ना अप्रॉक्सीमेशन पढ़ेंगे, ये दोनों हमारे सिलेबस से डिलीटेड हैं, तो हमको ये 3 चीजें कवर करनी है। तो चलो भाई चालू करते हैं, श्री गणेश करते हैं और रेट ऑफ चेंज को सबसे पहले समझते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज होता क्या है। आप लोगों ने क्लास 11th में भी बेटा dy/dx पढ़ा होगा, तो आपको पक्का ये चीज सिखाई गई होगी, इमेजिन कराई होगी कि dy/dx होता क्या है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। कि आप लोग जब x को चेंज कर रहे हो, वेरी कर रहे हो, तो आपका y कैसे वेरी कर रहा है एज एन इफेक्ट, एज अ रिजल्ट, वो ही दर्शाता है dy/dx। सो dy/dx और कुछ नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भाई। अब जब मेरे को ये चीज पता चल गई कि भाई मेरा एक वेरिएबल, मतलब ये जो y है, ये कैसे वेरी करेगा विद द वेरिएशन इन x, तो यहीं से ही हमारे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जहां पे वो डिफरेंट वेरिएबल्स को एसोसिएट कर देता है, और इसको चेंज करने से उसमें क्या होगा, उसको चेंज करने से इसमें क्या होगा, ये सब चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं। अब आप लोग रेट ऑफ चेंज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे भी निकाल सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस की मदद लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समझ लो। एक तो क्वेश्चन आएगा जहां पे डायरेक्टली आपको इस टाइप का कुछ दिखेगा कि y एज अ फंक्शन ऑफ x दिख जाएगा और आपसे रेट ऑफ चेंज की बात करी जाएगी दोस्तों। तो आप कुछ नहीं करोगे यार, dy/dx निकाल के जो चीज पूछी जाएगी उस पर कमेंट कर दोगे। ठीक है, उस पर कमेंट कर दोगे। फिर उसके बाद ऐसा भी हो सकता है दोस्त, ऐसा भी हो सकता है कि आपको y और x एक थर्ड वेरिएबल के रिलेटेड दिखे, थर्ड वेरिएबल से रिलेटेड दिखे। जैसे मान लो y एज अ फंक्शन ऑफ t आपको दे दे और x एज अ फंक्शन ऑफ t आपको दे दे, तो अब इन दोनों को कैसे रिलेट करेंगे, तभी तो dy/dx, मतलब कि y कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, उस पर कमेंट कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं देख लूंगा कि यार y t के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है, और यहां से मैं देख लूंगा कि x t के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है। फिर आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है पैरामेट्रिक फॉर्म चैप्टर 5 में, तो आप यहां से dy/dx बहुत इजीली निकाल सकते हो।
एक तरीके से और कुछ नहीं है यार कि आपने यहाँ पे मान लो 3 लोग मैंने खड़े कर दिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐसे 3 लोग खड़े कर दिए दोस्त, और इसको मैंने पहला, दूसरा, इसको तीसरा नाम दे दिया। जो तीसरा इंसान है ये दूसरे इंसान से मान लो 100 मीटर आगे है, और जो ये पहला इंसान है वो दूसरे इंसान से 100 मीटर पीछे है, मतलब ये भी दूसरा इंसान 100 मीटर आगे हो गया उससे। तो अब मैं पहले और तीसरे इंसान को लिंक नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। जब आप 2 लोगों को एक तीसरे इंसान से रिलेट कर दो और रिलेशनशिप आपको समझ आ जाए तो आप उन दोनों को भी रिलेट कर सकते हो। जैसे मैं यहां पे बोलूंगा कि जो पर्सन 3 है वो पर्सन 1 से 200 मीटर आगे है। तो इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर भी यूज करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वहां से आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, कि इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कैसे करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग, ये बेटा एट द रेट का साइन है, ठीक है, एट द रेट 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, दिस इज सरफेस एरिया, इंक्रीजेज व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 10 सेंटीमीटर। देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा वॉल्यूम किसके साथ, टाइम के साथ कैसे इंक्रीज कर रहा है ये हमको दिया गया है। तो हमको दिया गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये किसके बराबर है बेटा, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और इंक्रीज कर रहा है तो +9 लिखूंगा। क्या लिखूंगा बेटा, +9। अब वॉल्यूम और टाइम का यहां पे आप लोगों को एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, लेकिन वॉल्यूम यूजुअली अगर क्यूब की बात करूं तो हम लोग किससे, साइड की लेंथ से रिलेट करते हैं। वॉल्यूम होता क्या है बेटा, अगर मैं साइड की लेंथ से रिलेट करके इसका रिलेशन बोलूं तो आप लोग बोलोगे x क्यूब। तो अगर यहां पर देखा जाए, x क्यूब को मैं यहां पर पुट कर दूं ताकि मैं एक बारी अपना x के साथ भी रिलेशन देख लूं, है ना, टाइम का x के साथ भी रिलेशन देख लूं। तो dx क्यूब, इससे होगा क्या, अभी देखो, अभी पता चलेगा आपको, 9। तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे चेन रूल के हिसाब से तो ये हो जाएगा 3x² इंटू dx/dt इज इक्वल टू 9। इसका पर्पस क्या था बेटा, इसको निकालने के लिए मैंने ये काम किया है। तो इससे ये कट जाएगा तो किसके बराबर आ जाएगा, 3/x²। ठीक है, कहानी इतनी सबको समझ आ गई। अब उसने बोला क्या है, निकालना क्या है दोस्त, निकालना है कि सरफेस एरिया किस तरीके से वेरी कर रहा है व्हेन लेंथ ऑफ द एज इज दिस। तो ऑब्वियस सी बात है एरिया का रिलेशन भी मेरे को सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया लिखा है तो मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात होगी। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा क्यूब का, 6x²। 6x², बोलो हाँ या ना। अब मेरे को निकालना क्या है बेटा, निकालना क्या है, dA/dt। तो dA/dt किसके बराबर हो जाएगा, एरिया आपका 6x² के बराबर है। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएट करूंगा ये हो जाएगा 12x इंटू dx/dt। तो देखो कैसे आपने अपने एरिया का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किससे रिलेट कर दिया, साइड लेंथ से रिलेट कर दिया। और dx/dt की वैल्यू ऑलरेडी मेरे को पता है तो मैं यहां से पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3/x²। तो इसको कट के ये आया 36/x। अब देखो इसने गिवन है कि आपको निकालना कब है, आपको रेट निकालना कब है, व्हेन एज लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे 10 रखोगे तो आपका dA/dt एट x इज इक्वल टू 10 क्या आ जाएगा, 3.6 के बराबर। ये हो गया आपका इस सवाल का उत्तर। क्लियर कहानी, समझ आ गया, एकदम बेसिक से करा है, ठीक है। चलो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस एंड विथ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो यार कुछ नहीं करेंगे, आपको पता है रेक्टेंगल की बात हो रही है तो पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ, और आपको लेंथ और क्या दिया हुआ है, x ऑफ अ रेक्टेंगल इज दिस एंड द विथ, तो ठीक है 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर ही तो निकालना है ना, तो dp/dt कर दो।
ठीक है, dp बाई dt किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आपको पता है dx बाई dt प्लस dy बाई dt। तो देखो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ x भी दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ y भी दिया हुआ है। जहां पर इंक्रीज होगा प्लस साइन यूज करना, जहां पर डिक्रीज होगा वहां पर माइनस साइन यूज करना, आंसर निकालना आ जाएगा। एरिया के लिए क्या करोगे बेटा, एरिया के लिए क्या हो जाएगा आपका x इंटू वाई। अब da बाई dt निकालना है तो यहाँ पे चेन रूल लगाना, ठीक है, यहां पर आप लोग u इंटू वी रूल लगा दोगे, x इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस y इंटू डी एक्स बाई डी टी। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, dx बाई डी टी गिवन है, dy बाई डी टी गिवन है, और ये यहाँ पर x की जगह डलेगा, ये यहाँ पे y की जगह डलेगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का टास्क 1 है इस वन शॉट का, ये आप खुद से करोगे, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और बहुत ज़्यादा बार ये पूछा जा चुका है, मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है क्योंकि ज़्यादा हो सकता है कि ये फंक्शन बहुत इजी दे दे और कैलकुलेशन बहुत इजी हो, तो 30 से 40 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं बेटा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस पे। सबसे पहला हमारा मेजर सब टॉपिक है ये, और यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए प्लीज़ बहुत पेशेंटली इसको समझना, और जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो वहाँ पर वीडियो को पॉज करके दोबारा से रीप्ले कर लेना। तो अगर मैं यहाँ पर ये 3 ग्राफ्स दिए हुए हैं, सबसे पहले इनको नाम दे देता हूँ, ये ग्राफ 1, ये ग्राफ 2, ये ग्राफ 3, इसके अगली वाली स्क्रीन पे भी 3 ग्राफ हैं, तो ये हो जाएगा 4th ग्राफ, ये हो जाएगा 5th ग्राफ, ये हो जाएगा बच्चों 6th ग्राफ। ठीक है 6th ग्राफ। चलो थोड़ा सा ग्राफ के बारे में ऑब्जर्वेशंस करते हैं, डिकोड करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये मेरा A पॉइंट है और ये मेरा B पॉइंट है, ठीक है, ये A पॉइंट है, ये ऐसे B पॉइंट है, तो A से B के इंटरवल में आप लोग जरा कमेंट कर सकते हो कि ये ग्राफ क्या कर रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ तक ये ग्राफ उठा, इंक्रीज हुआ, फिर ये ग्राफ थोड़ा सा कांस्टेंट फंक्शन टाइप की तरह से दिख रहा है, मतलब स्टैटिक हो गया, रुक गया, इसने ऊपर जाना छोड़ दिया, फिर उसके बाद ये दोबारा से इंक्रीज कर गया। ठीक है, यहाँ पे बात करूं अगर मैं अगेन इसको बोल दूं A पॉइंट बच्चों, और इसको बोल दूं मैं क्या, B पॉइंट, तो आप देख पा रहे हो A से B के अंदर ये ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है, इंक्रीज ही है। यहां पर भी इंक्रीज है, लेकिन बीच में उसने थोड़ी देर रुक के आराम कर लिया, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो। यहां पर इसको अगर मैं A ले लूं और इसको बच्चों मैं B ले लूं अगर, तो आप देख पा रहे हो कि A से B जब आ रहे हो आप, तो आपका ग्राफ नीचे गिर रहा है, बीच में इसने भी थोड़ी देर रुक के आराम किया, उसके बाद ये दोबारा से नीचे गिरने लग गया। अब आते हैं 4th, 5th और 6th ग्राफ पे। अगर मैं 4th ग्राफ की बात करूं और A से B में आप लोगों को पूछूं कि ये ग्राफ कैसे बिहेव कर रहा है, तो आप लोग बोलोगे कि यार ये ग्राफ तो A से B आते आते गिरता ही चला जा रहा है, कहीं पे रेस्ट भी नहीं कर रहा, कहीं पे रेस्ट भी नहीं कर रहा। ये अगर मैं A से B की बात करूं तो भाई इसने तो अपनी वैल्यूज ही चेंज नहीं करी है, कांस्टेंट है इसकी वैल्यूज। यहां पे बात करूं A से B के अंदर, तो आप लोग बोलोगे सर ये ग्राफ तो बड़ा ही दुविधा में है, कभी ये ऊपर जा रहा है फिर ये नीचे आ रहा है, फिर ये दोबारा ऊपर जा रहा है फिर ये नीचे आ रहा है, फिर ये दोबारा ऊपर जा रहा है फिर ये नीचे आ रहा है। तो अब इनको हम लोग मैथमेटिकली कैसे नाम देते हैं, क्या क्या नामकरण होते हैं, उसके बारे में आप लोग समझो। क्या आपको यहां से दिख रहा है कि A से B जाने में ग्राफ ने कुछ चढ़ाई करी है, ऊपर गया है ना, ग्राफ ऊपर गया है, बीच में भले ही उसने रुक के थोड़ी देर सांस अपनी इकट्ठी कर ली। जैसे हम ट्रैकिंग पे जाते हैं, वैष्णो देवी के वहाँ जाते हैं तो कुछ ट्रैकिंग करते हैं ना, हम लोग केदारनाथ जाते हैं ट्रैकिंग करते हैं, बीच में थोड़ा आराम करते हैं ना, लेकिन क्या हम लोग हाइट फिर भी इंक्रीज हो रही है हमारी। तो यहाँ पर ओवरऑल आपके फंक्शन ने अपनी वैल्यू को इंक्रीज किया है इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। ऐसे फंक्शंस जो भी होंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन। जो ये दूसरा वाला ग्राफ है फ्रॉम A टू B, इसने कभी भी रेस्ट नहीं किया है, बस ये भागता ही चला जा रहा है, इंक्रीज ही करता चला जा रहा है। मतलब इसने अपने ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट रूल लगाया हुआ है, इसलिए इस पर्टिकुलर फंक्शंस को, ऐसे पर्टिकुलर दिखने वाले फंक्शंस को, ऐसे पर्टिकुलर ग्राफ्स को क्या बोला जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन।
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आते हैं ग्राफ 3 पे, पिक्चर 3 पे। यहां पे देखो फ्रॉम ए टू बी ये क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू को डिग्रेड कर रहा है, नीचे आ रहा है, डाउन ट्रैक कर रहा है। बीच में इसने रेस्ट भी किया है दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर मैं बात करूं फोर्थ ग्राफ की, तो ये तो भाई साहब ए से बी में एकदम ही गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। तो इसने अपने आप को एक ये स्ट्रिक्ट रूल दिया हुआ है, इसलिए ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। फिफ्थ वाला ग्राफ क्या है बेटा, ये आपको एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह दिख रहा है कि जैसे जैसे आप x में आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे आपका वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है ना। फंक्शन का वैल्यू, एक बारी मैं जूते उतार लूँगा, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाऊंगा फिर, है ना, क्योंकि आराम से 1.5 घंटे टाइप तो ये वन शॉट जाएगा। तो आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे आपके फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, आप बोलोगे सर नहीं। क्या ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, आप बोलोगे नहीं। तो एक्चुअली ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब मैं अगर सिक्स्थ वाले की बात करूं तो आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि सर ये इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, मतलब दिस इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं ए से बी की बात करूं, ए से बी की बात करूं तो ये फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीज कर गया फिर डिक्रीज कर गया, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये ए से बी में इंक्रीजिंग है, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि ये ए से बी में डिक्रीजिंग है? आई कांट से दैट। तो मेरे को क्या बोलना पड़ेगा इस फंक्शन को भी, कि ये नाइदर इंक्रीजिंग है, क्योंकि कंफ्यूज कर रहा है ना ये मेरे को, नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर मैं इसी ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे तोड़ दूं, तो ए से सी के बारे में पूछूंगा तो इस इंटरवल में ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। मैं मान लो यहां पर तोड़ दूं कुछ, तो डी से बी इंटरवल में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर आपको इंटरवल्स में पूछा जाए, है ना। एक डोमेन पूरी की पूरी है, फिर उसमें से वो इंटरवल काट लेगा और आप लोगों से पूछेगा कि इस इंटरवल में ये फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। या फिर आप लोगों को ये बोल देगा कि आप मेरे को वो इंटरवल ही बता दो जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये चीज अभी मैं आपको थोड़ा सा 5 से 10 मिनट दो क्वेश्चन से भी समझा दूंगा। यहां पर हम लोगों ने एक बारी पिक्चर ले ली है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस की। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करते हैं वो चीज यहां पर समझ लेते हैं। A function is said to be increasing on interval. I means interval. अगर आपको ऐसी पिक्चर दिखे कि अगर आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, that means एक बड़ी वैल्यू ले रहे हो from a fixed value x2 greater than x1, मतलब आपने दो पॉइंट पे ग्राफ को देख लिया x1 और x2 पे। अगर आपका इस वाले पॉइंट पे वैल्यू और इस वाले पॉइंट पे वैल्यू ये रिलेशनशिप होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स fx2 is greater than equal to fx1, तो आप क्या बोलोगे कि ये ग्राफ इंक्रीजिंग नेचर का है, ये ग्राफ इंक्रीजिंग नेचर का। ऑब्वियस सी बात है यार, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना। अगर आप x में आगे जा रहे हो, x की कोई बड़ी वैल्यू ले रहे हो, तो आपको fx1 भी बड़ा दिखना चाहिए या तो इक्वल दिखना चाहिए, क्योंकि वर्ड क्या है, इंक्रीजिंग। तो बीच में क्या पता वो स्टॉपेज पॉइंट भी आ रहा हो, तो इसलिए ये इक्वल टू का साइन है। अगर मैं इक्वल टू का साइन हटा दूं तो सीधा वो चढ़ता ही चला जाएगा, दैट मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो उसकी कंडीशन क्या है कि अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, दिस मीन्स इट इंप्लाइज दैट fx2 इज ग्रेटर देन fx1। उसके बाद बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन की। तो अब इसमें उल्टा हो जाएगा कि अगर मैं x की वैल्यू बड़ी ले रहा हूं, तो अब भाई मेरा जो पिछले वाला पॉइंट था x1 था, उस पे मेरे फंक्शन की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो देखो अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, इट इंप्लाइज दैट fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2। इक्वल टू का साइन है इसलिए यहां पे डिक्रीजिंग है, इक्वल टू का साइन हटा दोगे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। कहानी क्लियर? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। चलो अब आते हैं एक छोटू सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा सवाल करते हैं। बहुत आसान सवाल है,
डेफिनेशन पे बेस्ड है, एक बार ही कर लेते हैं, फिर और क्वेश्चंस पे जाएंगे हम लोग। शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो यार सिंपल सी बात है, आपको पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो हमको क्या प्रूफ करना है कि fx2 ग्रेटर देन fx1 होगा, इक्वल टू नहीं, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, मैं इस फंक्शन को बनाने की कोशिश करता हूं, तो क्या 3x2 भी ग्रेटर देन 3x1 होगा बच्चों? बिल्कुल होगा। दोनों साइड पे मैं अगर 17 जोड़ दूं तो भी इनइक्वालिटी सेम तरीके से ही बिहेव करेगी, बिल्कुल करेगी। ये क्या है बच्चों? fx2 है और ये क्या है बच्चों? fx1 है। तो क्या आपने ये एज्यूम करके ये प्रूफ कर दिया? Hence the function is strictly increasing on R। सिंपल क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। चलो अब आते हैं बेटा हम लोग एक स्पेशल टेस्ट पे, और यहां पर आप लोगों को दिखेगा कि अभी तक आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में सोच लिया, समझ लिया, डेफिनेशन देख ली। अब आप देखेंगे कैसे हम डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं, एक डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करते हैं टू फिगर आउट अबाउट द नेचर ऑफ द फंक्शन, कि वो कहां पर इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, कैसा फंक्शन है, कैसा दिख रहा है, इन सब बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब आप लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि आपका प्रोसेस क्या है। आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, उस पे अगर वो आपको कमेंट करने को बोल रहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा? f' निकाल लोगे। क्या करोगे? ये जो सारी चीजें हैं ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, तो आप पढ़ लोगे, ठीक है। ये सब चीजें एनसीईआरटी में भी है, समझना इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे क्वेश्चन में? जैसे ही आएगा हम लोग f' निकालेंगे। f' निकालने के बाद हम लोग फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारे पास चीज़ें होंगी, जो भी हमारी पुरानी समझ है कि स्क्वायर टर्म्स क्या होती हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती हैं, डोमेन के हिसाब से ये कहाँ पे लाई करेगा, क्या ये लेस देन 0 रहेगा, इनइक्वालिटीज़ आएंगी तो वी कर्व मेथड्स को यूज़ करेंगे कि ये फंक्शन इस इंटरवल में पॉजिटिव दिख रहा है, इस इंटरवल में नेगेटिव दिख रहा है। तो अगर आपको f' ग्रेटर देन 0 दिख जाए, क्या दिख जाए? f' ग्रेटर देन 0 दिख जाए तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और ये आया कहां से? इसका प्रूफ क्या है बेटा? आपने जो क्लास 11th में भी और अभी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में आप लोगों ने, याद होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पढ़ा था, याद है? f' क्या होता है? किस किस को याद है कि f' ये होता है f(x + h माइनस f(x डिवाइडेड बाय h)। तो देखो ये x + h और x ये क्या है? ये आगे वाली वैल्यू पे फंक्शन है, आगे वाली x की वैल्यू पे वैल्यू है फंक्शन की, और ये पीछे वाली वैल्यू पे। तो अगर आगे वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0 होगा, h भी ग्रेटर देन 0 है, तो f' ग्रेटर देन 0, इसलिए f' ग्रेटर देन 0 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर यहीं पे ही f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए तो ये सिर्फ इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? सिर्फ इंक्रीजिंग हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा कि अगर f' मेरा लेस देन 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर f' लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर f' 0 ही आ जाए तो भाई आपको पता है ना किसका डिफरेंशिएशन 0 आता है? कांस्टेंट फंक्शन का। तो वो मैंने आपको 5th वाले ग्राफ में दिखाया था। अब थोड़े से इस पे हम लोग बेस क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को और क्लैरिटी मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। तो एक बहुत सिंपल सा सरल सा सवाल है आप लोगों के सामने, प्लीज़ वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप ट्राई करिएगा और फिर मेरे सॉल्यूशन से इसको मैच करने की कोशिश करना। So that the function f given by f(x) is equal to x³ minus 3x² plus 4x where x belongs to R is strictly increasing on R। तो मैंने क्या बोला, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे वो पूछे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे कमेंट करो, इंटरवल बताओ कहां पे इंक्रीजिंग है कहां पे डिक्रीजिंग है, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त? डिफरेंशिएट कर डालो। तो ये हो जाएगा 3x² minus 6x plus 4। ठीक है जी, बोलो ठीक है जी। अब यार मेरे को इसी को तो देखना है,
कि ये ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो अब मैं कमेंट कैसे करूं? और मेरे को दिख रहा है मेरा डोमेन क्या है, कैसे कमेंट करूं? तो आप लोगों को थोड़ी सी बातें पुरानी याद होनी चाहिए। क्या आप इसमें एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक मेथड में ला सकते हो, फॉर्मेट में ला सकते हो? तो उसके लिए क्या करो, सबसे पहले 3 को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x² - 2x + 4/3। अब यार तुम लोग एक बात बताओ यहां पे मेरे को सिंपल सी, ये जो अंदर है इसको मेरे को स्क्वायर बनाना है, तो ये x² है, ये -2x है, क्या होना चाहिए था यहां पर कि ये फुल स्क्वायर बन जाए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखा होगा आप लोगों ने क्लास 10th में भी। तो भाई यहां पर ना मेरे को 1 चाहिए था और है यहां पर 4/3, तो एक काम करो यहां पे 1 ले लो ना। अब देखो 3x² - 6x + 3 होना क्या चाहिए था, +4, +3 है तो 1 रह गया, उसको यहां ले लेते। तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 ये हो गया मेरा x - 1 का स्क्वायर +1। अब देखो क्यों किया है, क्योंकि यार जब मेरे को एक्चुअली ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 देखना होता है ना, तो अगर मैं स्क्वायर टर्म बना लूँ ना तो मेरे को बहुत हेल्प मिल जाती है। अब आपको पता है कि यार ये वाली जो टर्म है ये आपकी उस डोमेन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। ग्रेटर देन 0 रहेगी तो बहुत अच्छी बात है। ये इक्वल टू 0 भी जब होगी तो ये साइड में इंसान खड़ा है ना इसको 0 से ऊपर ले जाने के लिए, है ना दोस्त। x = 1 पे ये 0 होगा, लेकिन तब ये साइड में बोलेगा बेटा अभी भी तो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा ओवरऑल ये फंक्शन। तो आपको समझ आ गया कि ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 रहने वाला है, और ये किसका कंडीशन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। हेंस यू कैन से दैट fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा पानी पी लो यार। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो देखो इस बार इसने क्या किया, इंटरवल पूछ लिया हम लोगों से दोस्तों। क्या किया, इंटरवल पूछ लिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? चलो सबसे पहले जहां पर भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हो f' निकाल लेते हैं। f' निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12x² माइनस, ओ भाई साहब 12x² - 12x - 72 72। ठीक है। अब अगेन सबसे पहले देखो यहां पे क्या करो, इसको जितना फैक्टराइज कर सकते हो ना दोस्त कर लो, फैक्टराइज कर लो, स्क्वायरिंग कर सकते हो वो कर लो, जो भी आपको पॉसिबल दिख रहा है वो कर लो। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे 12 ही कॉमन आते हुए दिख रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, x² - x - 6। ठीक है। कैसे करते हैं ये इंटरवल्स कैसे निकालते हैं वो बताना सिखा रहा हूं, हमेशा यही मेथड लगेगा, आप लोग प्लीज इसको आराम से देखना। तो 12 मैंने क्या बोला, इसको फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करोगे तो ये x² - 3x + 2x, तो ये हो जाएगा x² - 3x + 2x - 6। तो इसको बच्चों फैक्टराइज करोगे तो x - 3 और x + 2 x + 2 x - 3। अब देखो इस पे आपको कमेंट करना है कि ये ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 कैसा दिखने वाला है। तो आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर इसको मैं एज अ फंक्शन मान लूं कोई और वेवी कर्व मेथड के बारे में सोचना चालू करो, तो क्या इसको मैं एज अ फंक्शन इसकी इनइक्वालिटी पे मैं कमेंट कर सकता हूं ना कि ये कब ग्रेटर देन 0 रहेगा, कब लेस देन 0 रहेगा, और जब मेरे को वो इंटरवल्स पता चल जाएंगे तो मैं यहां पे लिख दूंगा। तो आप लोग सबसे पहले देख लो कि ये एज अ फंक्शन साइन कहां पे चेंज कर रहा है। वो कैसे पता चलता था हम लोगों को वेवी कर्व मेथड में, हम लोग 0 से इक्वेट करके वो अपने क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लेते थे। तो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स यहां पर कौन से हैं बेटा, -2 जहां पे 0 होगा और 3। तो -2 और 3 को हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे पुट कर देंगे। अब आपके जो भी पॉइंट्स आएंगे आप उनको नंबर लाइन पे पुट करके देखोगे कि वो आपकी नंबर लाइन को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 3 हिस्से बन रहे हैं, एक -∞ से -2 वाला, एक -2 से 3 वाला और एक 3 से ∞ वाला। अब देखो जब यहां पे 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू डालोगे तो दोस्तों ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आपका फंक्शन पॉजिटिव रहेगा यहां पे, ये फंक्शन
नॉट दिस, इसकी बात नहीं हो रही है, डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं मैं। -2 से 3 के बीच में क्या होगा ये भी देख लेते हैं। अगर आपको वीवी कर्व आता है तो आपको पता है कि यहां पे प्लस आ गया तो सर यहां पे माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, लेकिन अगर आपको वीवी कर्व नहीं आता तो आप कैसे इसको इमेजिन कर सकते हो, लॉजिकली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि -2 से 3 के बीच में अगर मैं बात करूं, देखो इसकी बात कर दें अगर -2 से 3 के बीच में, तो क्या ये कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि -2 से इधर वाली वैल्यूज अलाउड ही नहीं है। तो -2 पे ये 0 हो जाएगा और -2 से 3 के बीच में ये पॉजिटिव रहेगा और ये भैया क्या हो जाएंगे, ये भैया क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, और यहां पर आप देख सकते हो कि पॉजिटिव हो जाएगा फंक्शन, क्योंकि यहां पे ये दोनों के दोनों नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि इस रेंज में पॉजिटिव, इस रेंज में नेगेटिव, इस रेंज में अगेन पॉजिटिव। तो अब आपको पता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या है, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू वाला केस मत लेना। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां दिख रहा है, इस रेंज में और इस रेंज में। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, -∞ से -2। अब बेटा -2 इंक्लूड कर दिया तो ये स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं जस्टिफाई हो पाएगा, इसलिए -2 को इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि 0 नहीं बनाना मेरे को। ठीक है, 0 नहीं बनाना अपने डेरिवेटिव को। यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, अगेन 3 भी इंक्लूड नहीं कर सकता। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करूं तो ये वाली रेंज हो जाएगी -2 से 3 वाली रेंज। ठीक है, तो ये -2 से 3 और दोनों के दोनों ओपन ब्रैकेट के साथ आएंगे। क्लियर बच्चों? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को हमने कर लिया, और जो मेजर टाइप के 2-3 टाइप के क्वेश्चंस होते थे वो भी हमने प्रैक्टिस कर लिए। एंड में और भी क्वेश्चंस आएंगे और आपको ये मैं पीडीएफ भी साइंस अड्डा के टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा। और आप लोग अभी तक भी पढ़ते हो, मान लो आधा घंटे का टाइम है दिवाली की छुट्टियों में, तो इतना पढ़ के यहाँ पर वीडियो को पॉज करके अपने एनसीईआरटी के 2 एक्सरसाइजेस लगा सकते हो। अब आते हैं हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा पे। सबसे पहले हम मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब समझते हैं, फिर किस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन को यूज़ करके मैक्सिमा और मिनिमा पे कमेंट करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलूँ कि एक बहुत प्यारा सा ऐसा आपको सांप रेंगते हुए दिख रहा है, तो आप लोग बोलोगे यस सर बहुत खूबसूरत है। तो अब यहाँ पर ना कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आप लोगों को मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप लोग इनको बहुत आराम से देखना। ठीक है, ये वाला पेन यूज़ नहीं करेंगे, वाइट या फिर ब्लू। ठीक है, ये 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 ठीक है, इन्हीं पे ही आके अपन लोग बात करते हैं। तो इसको मैं कुछ बोल देता हूँ यार, x1 बोल देता हूँ, इसको x2 बोल देता हूँ, इसको x3 बोल देता हूँ, इसको x4, इसको x5, इसको x6। तो आप खुद देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस वाले पॉइंट की, तो क्या इसके लेफ्ट में और राइट में जाने से आप लोगों को दिख रहा है कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये सबसे ज्यादा नीचे दिख रहा है आपको। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो आपको छोटी दिख रही है जब आप नेबरहुड में जा रहे हो। इसके नेबरहुड का मतलब कि थोड़ा सा यहां पर चले जाओ, थोड़ा सा यहां पे चले जाओ, आपको ऊपर की साइड पे ही जाने को मिल रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले पॉइंट की बात करूं, इसके नेबरहुड में अगर आप देखोगे तो यहां पर भी आप नीचे जा रहे हो, यहां पर भी आप नीचे जा रहे हो। मतलब यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको बैठ के ऐसा लग रहा है कि मैं टॉप पे हूं। अगेन यहां पर बैठ के लग रहा है आपको, और आप अगल बगल ही देख रहे हो, सिर्फ आप ये नहीं कि यहां से यहां देख रहे हो, नहीं, आप यहां से देख के, यहां से बैठ के सिर्फ इतना देख रहे हो नेबरहुड का। आराम से समझना चीजों को, बहुत ज्यादा दूर का नहीं देखना है। यहां से पॉइंट पे बैठ के यहां नहीं देखना है या यहां नहीं देखना है, इस पॉइंट पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ अगल बगल देखना है, नेबरहुड में। बार बार ही वर्ड यूज कर रहा हूं, नेबरहुड में। अगेन यहां से बैठ के देखोगे नेबरहुड में लगेगा टॉप पे बैठे हो, यहां पे बैठ के देखोगे लगेगा बॉटम पे बैठे हो, यहां पे बैठ के देखोगे लगेगा टॉप पे बैठे हो। तो अगल बगल मतलब कि मैं अपने मोहल्ले में ही देख के अपने आप को जज कर रहा हूं कि मैं कितना 30 मार खानू या फिर मैं कितना जमीन में हूं। जैसे आप लोग एग्जाम देने जाते हो तो आप स्कूल लेवल पे एग्जाम्स देते हो, फिर आप लोग पूरे ऑल इंडिया लेवल पे भी एग्जाम देते हो। तो स्कूल लेवल पे टॉप कर लिया तो आपको बोला जाता है कि भाई ये लोकल टॉपर है हमारे, टॉपर बोल रहा हूँ, लोकल टॉपर है हमारे स्कूल का। तो ये जो है ये क्या है, देखो नीचा वाला पॉइंट, सबसे नीचे वाला पॉइंट, तो ये मिनिमा।
ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, लेकिन ये अपनी नेबरहुड के हिसाब से अपने आप को जज कर रहे हैं। तो ये क्या है? लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा एक्चुअली ना दो टाइप के होते हैं बेटा, एक तो लोकल मिनिमा और मैक्सिमा, और एक दूसरा होता है एब्सोल्यूट, या तो दूसरा वर्ड होता है ग्लोबल। आपके एनसीईआरटी में एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा ज्यादा वर्ड यूज होता है। तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा क्या है कि ऑल इंडिया लेवल पे सारी चीजें देखूंगा मैं, और लोकल क्या है कि भाई सिर्फ अपने नेबरहुड में। जैसे यहां पर ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, लेकिन इन तीनों में से मैं बोलूं कि इन तीनों में से मैक्सिमा कौन है, तो आप बोलोगे ये वाला मैक्सिमा। तो अगर मैं इसकी रेंज को यहां से लेके यहां तक काट दूं, ऐसे काट दूं, तो इसमें मेरा ग्लोबल मैक्सिमा या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या हो जाएगा? ये वाला। तो इट्स ऑल रिलेटिव। बात समझ आ गई? इट्स ऑल रिलेटिव। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो आपको इतनी चीज समझ आ गई कि भाई लोकल मैक्सिमा के टाइम पे सर ऐसी टाइप की शेप आती है कि मैं ऊपर वाले पॉइंट से बैठ के देखूंगा तो मेरे को अपने लेफ्ट में, राइट में भी सब के सब नीचे दिखेंगे, और लोकल मिनिमा में जब मैं बैठ के देखूंगा तो सर मैं राइट और लेफ्ट में हमेशा मुंडी ऊपर उठा के देखूंगा कि यहां पर भी ऊपर देखना पड़ रहा है, यहां पर भी ऊपर देखना पड़ रहा है। अब यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करो कि इस पॉइंट से लेफ्ट में अगर आप किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट बनाते हो और इसके राइट में किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट बनाते हो ऐसे, तो क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है? स्लोप। तो क्या आपको दिख रहा है कि जो मैक्सिमा है इसके लेफ्ट में जा रहा हूं तो स्लोप पॉजिटिव, राइट में जा रहा हूं तो स्लोप नेगेटिव। तो आपकी स्लोप जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी तो आपको शायद मैक्सिमा मिले, है ना? तो आपकी स्लोप, अब यही होता है आपका डेरिवेशन। आप डेरिवेटिव्स को आप कैसे यूज करते हो एक्चुअली टू फाइंड आउट लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है वहां पे या फिर लोकल मिनिमा। और यहाँ पे देखो, जब आप इसके लेफ्ट में जाओगे और टैंजेंट बनाओगे किसी भी पॉइंट पे, इसके राइट में जाओगे टैंजेंट बनाओगे, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है तो हमको मिनिमा देखने को मिल रहा है। इसी चीज को अब हम लोग समझने वाले हैं। इसी को बोला जाता है बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। पहले तो हम लोगों को ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि भाई मैक्सिमा और मिनिमा आएगा कहां पे। मैक्सिमा और मिनिमा कहां आएगा? खुद देखो, मैक्सिमा और मिनिमा आ कहां रहा है दोस्त? क्या आपको दिख रहा है कि हर जगह आपको स्लोप जीरो टाइप की दिख रही है, कुछ स्लोप जीरो? तो हम लोग मैक्सिमा मिनिमा कौन से पॉइंट्स पे आएगा, सबसे पहले तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, और हमारा एफ डैश एक्स जीरो कहां कहां हो रहा है उन सभी पॉइंट्स को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, मेथड क्या है, कैसे हम लोग कमेंट करते हैं मैक्सिमा मिनिमा के बारे में, वो हम लोग सीख रहे हैं। तो हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे और देख लेंगे कि भाई हमारा जो एफ डैश एक्स है वो जीरो कहां कहां हो रहा है। इनको क्या बोला जाता है? क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट्स भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है कहानी? और एक्चुअली एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, या फिर जहां पर आपका फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है वो वाले पॉइंट्स भी हम लोग लेते हैं। अब हम लोग सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि भाई हम लोग कोई पॉइंट लेंगे। ठीक है, मान लो जैसे यहां पर ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया, मेरे को ए पॉइंट पे देखना है कि मेरा मैक्सिमा है। अब यहां पर ए पे मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। कैसे फिगर आउट करूंगा इसी के बारे में सेकंड स्टेप में सीखना है। हमने क्या किया, ए पॉइंट को पिक कर लिया और फिर हम देखा कि ए से अगर मैं थोड़ा सा लेफ्ट चला जाऊं, अगर मेरा एफ डैश एक्स क्या आ रहा है बेटा, ग्रेटर देन जीरो है, और एक्स से ए से थोड़ा सा राइट में चला जाऊं तो मेरा एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है। तो देखो क्या कहानी दिख रही है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब ऐसे टाइप की चीज, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो मतलब ऐसे टाइप की चीज। तो देखो क्या दिख रहा है, मैक्सिमा दिख रहा है, लोकल मैक्सिमा आएगा। तो देखो लेस देन ए, राइट एंड ए से क्या हो रहा है, नेबरहुड में जाके देख रहे हो, स्लोप्स चेक कर रहे हो, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया। अब दोबारा से लेस देन ए में अगर मेरे को दिखता है कि भाई मेरा एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन जीरो है, और ए एक्स ग्रेटर देन ए में मतलब राइट नेबरहुड में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, मतलब कुछ कहानी ऐसी टाइप की दिख रही है। तो ये क्या हो गया बेटा, लोकल मिनिमा हो गया। ठीक है,
तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को हम लोग ऐसे यूज करते हैं टू फिगर आउट कि उस पॉइंट पे मैक्सिमा होने वाला है, मिनिमा होने वाला है। अब ये पॉइंट जब मैं फंक्शन में डाल दूंगा तो मेरे को वो मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर कहानी? चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक और चीज होती है कि यार सर मान लो कि आप लोग ए के लेफ्ट में गए और राइट में गए, तो क्या हो रहा है कि सर यहां पर भी मेरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और यहां पर भी मेरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, या फिर सर मेरा यहां पर एफ डैश एक्स नेगेटिव है और यहां पर भी मेरा एफ डैश एक्स क्या है सर, नेगेटिव है। तो एक्चुअली वहाँ पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है। ऐसे पॉइंट्स को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एक्चुअली कंपटीशन लेवल पे देखते हो तो चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी सिर्फ आप इतना समझ लो कि अगर आपका किसी पॉइंट पे, किसी क्रिटिकल पॉइंट के राइट एंड लेफ्ट आपका डेरिवेटिव का साइन सेम रहता है तो वो एक्चुअली पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो वहां पर ना तो मिनिमा लाई करता है ना तो मैक्सिमा लाई करता है। ठीक है चलो अब आते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो हमको जब क्वेश्चन दिए जाएंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा के तो हम लोग ना दो टेस्ट का यूज कर सकते हैं, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जहां पर एज पर क्वेश्चन हमको जो ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा हम लोग वो चीज यूज कर लेंगे बच्चों। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है वहीं से चालू करेंगे। एफ एक्स को देख लेंगे अच्छे से। सबसे पहले क्या करो, एफ डैश एक्स निकाल लो और उसको जीरो से इक्वेट करके अपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। एफ डैश एक्स जहां जीरो है, जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, वो सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग ले लेंगे और वो हमारे क्रिटिकल या फिर स्टेशनरी पॉइंट्स हो जाएंगे। अब इन पॉइंट्स को हम लोग कहां डालेंगे सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे, मतलब एफ डबल डैश एक्स निकालोगे। अब अगर एफ डबल डैश एक्स, मान लो यहां पे मैंने कोई सा भी पॉइंट उठा लिया जो सी क्रिटिकल पॉइंट था, अगर उस पॉइंट पे मेरा एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो दिख रहा है तो यहां पे ये मैक्सिमा लाई करता होगा सी पॉइंट पे, और अगर एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन जीरो है तो मेरा मिनिमा लाई करता होगा। ठीक है भाई कहानी, बोलो भाई कहानी ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमने क्या किया था, हमने नेबरहुड का यूज किया था और देखा था कि हमारे डेरिवेटिव का साइन किस तरीके से चेंज हो रहा है। अगर मेरे डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा था तो मेरे को लोकल मैक्सिमा मिल रहा था, डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा था तो लोकल मिनिमा मिल रहा था। फिर हमको एक और मेथड समझ में आया कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग ये चीज़ें नहीं करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एफ डबल डैश एक्स, मतलब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे और फिर हम लोग इन पॉइंट्स को रख के देखेंगे। अगर मेरा एफ डबल डैश एक्स एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट, एट दैट क्रिटिकल पॉइंट ग्रेटर देन जीरो होगा तो मिनिमा, ग्रेटर देन पे मिनिमा, दिमाग में रखो उल्टा चल रहा है यहाँ पे, और लेस देन जीरो पे मैक्सिमा। ठीक है भाई कहानी, इतनी कहानी सभी को समझ आ गई। अब आते हैं बेटा, अभी तो हमने लोकल आसपास वाले है ना, जो यहां पर शेर हैं, अपने मोहल्ले में शेर है, उनकी बात कर ली। अब ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल सी कहानी है। मैंने आपको क्या बोला था कि आप लोग कंपैरिजन कर लोगे, लोकल्स का ही कंपैरिजन कर लोगे, उसमें जो सबसे बड़ा शेर होगा उसको हम जिता देंगे, है ना। तो आप लोग सबसे पहले सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो, वही जहां पर एफ डैश एक्स जीरो है या फिर नॉन डिफरेंशिएबल है। आप सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या करो नहीं, क्रिटिकल पॉइंट्स के साथ साथ आप लोगों को एंड वाले पॉइंट्स भी देखने हैं, क्योंकि देखो यार यहां पे जब मैंने ये वाला ग्राफ लिया था तो मैंने यहां पर रेंज को तोड़ दिया था, लेकिन आपको इन पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इन पॉइंट्स को भी दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आप लोग क्रिटिकल पॉइंट्स लोगे और अपने एंड पॉइंट्स लोगे इंटरवल के, और इन पे क्या करोगे, फंक्शंस की वैल्यू निकाल के देख लोगे। सबसे पहले तो देख लोगे कि कहाँ पे मैक्सिमा कहाँ पे मिनिमा लाई करता है, फिर जो मैक्सिमाज होंगे उनकी वैल्यू चेक करके देखोगे, डाल के देखोगे, जो सबसे बड़ा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा, जो सबसे छोटा होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस ये चीज़ ऐड हो गई है और फिर इन्हीं में ही आपस में हमको कंपैरिजन करना है, सिंपल।
कहानी क्लियर, समझ आ गया सभी को? दोबारा से बता देता हूं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स जो अभी तक हम लोग कर रहे थे वो तो करते ही करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे एंड पॉइंट्स है इंटरवल के उनको भी पिक कर लेते हैं, वो भी एक तरीके से हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन बन जाता है। और फिर ये जो भी पॉइंट्स है सारे के सारे, इन सब पे हम लोग कार्यक्रम करेंगे मैक्सिमा मिनिमा वाला। इनमें जो सबसे बड़ा इंसान निकलेगा वो हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो सबसे छोटा इंसान निकलेगा वो हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है भाई, कहानी क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। डिटरमाइन ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। डिटरमाइन ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। बहुत सरल सा सवाल है यार, है ना? एक सेकेंड यार, एक मैसेज कर दूं मैं। चलो भाई, तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, मैक्सिमा मिनिमा की बातचीत हो रही है, चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकालूंगा तो ये बेटा 4x की क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 और x क्यूब, और ये हो जाएगा -24x², और ये हो जाएगा -45x। खत्म। ठीक है, अब ये देखेंगे कि भाई क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं हमारे, तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है -3 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा x का क्यूब और -3x, x भी कॉमन आ रहा है, तो ये यहाँ क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे बचेगा x² -8x -15। इसको फटाफट से एक बार मिडल स्प्लिट करके देख लेते हैं कि क्या बच रहा है, -3x और ये क्या है -15 है ना, तो 5 और 3, तो ये हो जाएगा x² और 3 8 ना, -5 -3 और ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा +15 आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे मैंने गलत कर दी क्या, और यहाँ पर भी प्लस आएगा, है ना, माइनस भी तो साइन निकाला है मैंने बाहर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब इसको फटाफट से हम लोग मिडल स्प्लिट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² +3x +5x +15, तो -3x, यहाँ से मिलेगा एक x +3 और x +5, तो x +3 x +5, तो यहाँ से आपके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आ गए दोस्तों, x = 0, ठीक है, x = 0, x = -3 और x = -5। अब क्या करेंगे, इनको स्पेसिफिकली देखेंगे कि ये मैक्सिमा वाले पॉइंट है या मिनिमा वाले पॉइंट है। अब देखो यार, यहाँ पे आप लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को भी यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को भी और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को भी, लेकिन देखो ये चीज़ समझनी होती है कि कौन सी चीज़ कब लगानी है, कौन सी चीज़ कब लगानी ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो आपको पता है कि यार यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान है ना, निकालना बहुत आसान है, वरना आप चेक करते रह जाओगे कि यार आपका डेरिवेटिव का साइन कैसे चेंज हो रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से। इसलिए बेटर है कि यहाँ पर आप f' निकाल लो, f" निकाल लो। f" क्या हो जाएगा, -9x², ठीक है, और ये हो जाएगा -48x -45। अब क्या करो, 0 को डाल के देखो, 0 को डाल के देखोगे तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि f'0 किसके बराबर है, <0 है, तो ये क्या हो गया बेटा, मैक्सिमा का पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। फिर x की वैल्यू -3 डाल के देखोगे, >0 आएगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, <0 आएगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। सेम विद -5, लेकिन यहां पर उसने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स निकालने के लिए बोले हैं, तो यहां पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं देनी है। ये मत करना कि 0 डाल के यहां पे बताओ कि चलो ये हो गई मेरी 0 वाले पॉइंट पे ये वैल्यू हो गई, वो सब चीज़ें नहीं करनी है। सिर्फ हमको इन पॉइंट्स पे बताना है कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है, कौन से पॉइंट पे मिनिमा आ रहा है, क्वेश्चन खत्म। समझ आ गया? पहले टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने ये कर लिया। अब आते हैं एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है, वैरायटी लाया हूं ताकि हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग कवर कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये आप लोगों को मैंने बार बार ही बताया है, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को मिस नहीं कर सकते। चलो भाई चालू करें।
एट व्हाट पॉइंट द स्लोप ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 27 इज मैक्सिमम। स्लोप को मैक्सिमाइज करने की बात कर रहा है दोस्त, तो कॉन्सेप्ट समझ आया होगा तभी कर पाओगे। तो आराम से सीखो कि सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो आपने क्या किया, f डैश x निकाल लिया। f डैश x ही तो आपको स्लोप बताता है ना, तो यही तो आपका स्लोप वाला चीज है, तो इसको आप लोग s से डिनोट कर लो। तो आपने f डैश x निकाल के एक नया फंक्शन को नाम दे दिया s, विच इज टेलिंग मी अबाउट द स्लोप। तो f डैश x निकाल लूंगा तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब ये यहां से मेरी कहानी चालू हो रही है। एक्चुअली देखा जाए तो पिछले क्वेश्चन में आप लोग यहां से यहां पहुंचते थे, फिर गेम खेलते थे। अब मेरी कहानी ही यहां से चालू हो रही है, क्योंकि इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब ये फंक्शन का मेरे को देखना है कि मैक्सिमा या मिनिमा है, तो भाई इस फंक्शन को मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब मेरे को ds बाय dx निकालना पड़ेगा। ds बाय dx निकालूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस 6x प्लस 6। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1 आएगा, x इज इक्वल टू 1 आएगा। अब दोबारा से क्या करूं, डबल डिफरेंशिएशन है ना, कर ले भाई, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लें। तो एक काम करते हैं, d2s बाय dx2 निकाल लेते हैं, मतलब f डबल डैश x निकाले तो माइनस 6 आएगा। माइनस 6 क्या है बेटा, लेस देन 0, हेंस मैक्सिमा आपको मिलने वाला है। तो जो ये x इज इक्वल टू 1 वाला पॉइंट है, जो ये इकलौता क्रिटिकल पॉइंट है, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है। तो अब आपको पता चल गया कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो आपकी स्लोप ऑफ द कर्व किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, एट x इज इक्वल टू 1, और वो मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 1 डाल दो। कहां, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां कहां, यही तो कंफ्यूजन है बाबा, समझ रहे हो। स्लोप ये है आपकी, तो आप यहां पे x इज इक्वल टू 1 डालोगे तो आपको ये मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू मिलेगी। प्लीज बी वेरी केयरफुल। बहुत इजी है, लेकिन लेंथी क्वेश्चंस होते हैं ना, तो हम लोग जल्दबाजी में सिली मिस्टेक्स कर लेते हैं और मार्क्स अपने खो देते हैं। इसलिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां से लेंथी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एप्लीकेशन नाम है तो बेटा एप्लीकेशन पे ही बेस्ड, यहाँ पे केस बेस्ड देखने को मिलेगा आपको, फॉर श्योर मिलेगा। पिछले साल भी आया था, इस साल भी आएगा, तो इसलिए आप लोगों को एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं मैं इस वन शॉट में, आराम से देखना, ठीक है। अ टेलीफोन कंपनी इन अ टाउन हैज 500 सब्सक्राइबर्स ऑन इट्स लिस्ट। हो सकता है ये आपका क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में दिख जाए अगर आप वन शॉट देख रहे हो तो, क्योंकि ये भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है मेरी कि ये ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन केस बेस्ड में आ जाए। ऑन इट्स लिस्ट एंड कलेक्ट्स फिक्स्ड 300 रुपीज पर सब्सक्राइबर पर ईयर। 300 रुपए लेता है वो हर किसी से, हर सब्सक्राइबर से हर साल। द कंपनी proposes to increase the annual subscription, and it's believed that for every increase of ₹1, ये एक तरीके से केस बेस्ड क्वेश्चन ही है बेटा, ₹1, one subscriber will discontinue the services। मतलब ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टेलीफोन कंपनी है जो कि अपने लोकल एरिया में सब्सक्रिप्शन देती है टेलीफोन का। 500 लोग उसके अंडर हैं, मतलब जिनको वो अपना सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और ये 500 लोगों से हर साल क्या करते हैं, 300 रुपए लेते हैं। 300 रुपए पर सब्सक्राइबर इनके पास आता है। तो अब कंपनी को अपना थोड़ा सा प्रॉफिट को शायद बढ़ाना है, तो वो सोच रहे हैं कि यार हम अपनी सब्सक्रिप्शन का ना रेट बढ़ा देते हैं। लेकिन उनको ये भी अंदाजा है कि अगर वो 1 रुपए अपना रेट बढ़ाते हैं ना, 1 रुपए एक रेट बढ़ाते हैं तो एक सब्सक्राइबर उनके हाथ से चला जाएगा। तो हम लोगों को बताना है कि उसको कितना रुपए बढ़ाना चाहिए कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। तो मेरे को एक सिंपल सी बात करो, प्रॉफिट जो देखेंगे वो तो रेवेन्यू पे देखेंगे ना बेटा। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि रेवेन्यू फंक्शन दिख कैसा रहा है, रेवेन्यू एज अ फंक्शन दिख कैसा रहा है। मुझे एक बात बताओ, 500 लोग थे उसके पास ओरिजिनली और वो 300 रुपए हर किसी से लेता था। अब वो बात कर रहा है कि यार अगर मैं 1 रुपया बढ़ाता हूं तो एक सब्सक्राइबर मेरा चला जाएगा।
मतलब एक तरीके से एक सब्सक्राइब जो करके रखा था, जो सर्विसेज ले रहा था उसकी, वो बोलेगा टाटा बाय बाय, तुमने बहुत महंगा कर दिया प्राइस। तो मान लेते हैं उसने x रुपीज इंक्रीज किया, तो x रुपीज इंक्रीज करने से x सब्सक्राइबर उसकी सर्विसेज छोड़ देंगे, तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने हो जाएंगे 500 माइनस x। और उसके अब हर सब्सक्राइबर से पैसा कितना आ रहा है 300 रुपए वो पहले ले रहा था, अब x उसने पर सब्सक्राइबर और बढ़ा दिया, तो 300 प्लस x। तो टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, इतने लोग रह गए अब, और हर एक इंसान इतने पैसे दे रहा है। क्लियर कहानी। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं बेटा, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 15 के आगे 4 0, और फिर ये 500x माइनस 300x मतलब प्लस 200x, और ये हो गया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर। चलो इसको बढ़िया से फॉर्मेट में लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 200x प्लस खत्म। तो अब बेटा मेरे को इस रेवेन्यू को ही तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है ना। तो बस आ गया मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट। तो क्या करेंगे, अगर मैं इसको r लिख दूं तो मेरे को r डैश यानी कि dr/dx निकालना है कि मेरा रेवेन्यू कैसे वेरी करेगा। ये x पे ही तो सब कुछ डिपेंड करता है। ये तो पूछ रहा है कि कितना प्राइस बढ़ाऊं कि मैक्सिमम प्रॉफिट निकल जाए, तो इसलिए x को वेरी करने से मेरा रेवेन्यू कैसे वेरी करेगा। देखो रेट ऑफ चेंज आ रहा है, हर चीज इंटरकनेक्टेड है, हर चीज इंटरलिंक्ड है। क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 200, और ये तो खत्म। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट के लिए इक्वल टू 0, तो यहां से आप लोगों को x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा 100। एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि जब आप इसको डबल डिफरेंशिएशन करोगे, दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे, तो आपको -2 मिलेगा यानी लेस देन 0। मतलब ये जो है ये क्या है, आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बता रहा है। तो मतलब अगर आप 100 रुपये इंक्रीज कर देते हो, मतलब 300 से 400 रुपये कर देते हो, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। तो उसको कितना प्राइस इंक्रीज करना चाहिए पर सब्सक्राइबर, उसको 100 रुपये इंक्रीज करना चाहिए, तब जाके वो मैक्सिमम प्रॉफिट वाले पॉइंट पे आ जाएगा। कितना बेहतरीन एप्लीकेशन है, देखो आप एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का कितना लाजवाब एप्लीकेशन है। एक और एप्लीकेशन देखना है जो अगेन वेरी प्रोबेबल है कि आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है इन फॉर्मेट ऑफ केस बेस्ड। यही सब लैंग्वेज देके 2-3 क्वेश्चन बनाना मुश्किल थोड़ा है। क्या कह रहा है सवाल है मेरा, एन ओपन बॉक्स with square base is to be made of a given quantity of cardboard of area this, show that maximum volume of the box is this units। अगेन मैक्सिमा मिनिमा का सवाल है, लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम को बच्चों डिकोड करना पड़ेगा। प्रॉब्लम को डिकोड करना पड़ेगा। एक ओपन बॉक्स बनाया जा रहा है विद अ स्क्वायर बेस फ्रॉम अ गिवन कार्डबोर्ड, जिसका एरिया ये है। तो एक कार्डबोर्ड है बेटा, कुछ ऐसे टाइप का दिख रहा होगा, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि इसका एरिया सी स्क्वायर है। तो यहां से बेटा मैं क्या बना रहा हूं, एक ओपन बॉक्स बना रहा हूं, मतलब एक ओपन ऐसा क्यूबॉइड टाइप का दिखेगा। और मेरे को इतना उसने बताया कि ये जो ओपन बॉक्स है, ये सबसे पहले तो देख लो कि ये वाला जो ऊपर वाला सरफेस है ये है नहीं, ओपन है। जैसे मिठाई का डब्बा का ढक्कन खोल देते हैं ना, तो वैसा ही है। और इसमें इसने बोला है कि ये स्क्वायर बेस है इसकी, तो मतलब जो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ है ये इक्वल है। तो एक काम करता हूं, यहाँ पे मान लेता हूं ये दोनों x है। हाइट के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया, तो हाइट को y ले लेते हैं। तो एक सिंपल सी बात बताओ, इस कार्डबोर्ड से ये बनाया गया है, तो इसका जो सरफेस एरिया है वही तो इसका सरफेस एरिया होगा, है ना। इसका जो एरिया है वही आपके वहां पर क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होगा। तो आपको सबसे पहली चीज तो ये चीज समझ आ रही है कि सर सी स्क्वायर किसके बराबर होगा। इसका एरिया अगर मैं निकालूं तो बेस का एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 4 दीवारों का एरिया क्या है x इंटू वाई, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। ऊपर वाले का क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि ओपन बॉक्स है। तो आपका एरिया क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर। बहुत आराम से करना पड़ेगा, और मैं गारंटीड दे रहा हूं आप लोगों को भी शायद इस वक्त वो फील आ गई होगी कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे केस बेस्ड में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ही केस बेस्ड क्या है, कभी पढ़ा है सीबीएसई करिकुलम। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ से रिलेट करें, तो यही तो कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, इसलिए तो यहीं से 2-2 केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, अब देखो बेटा, बातचीत किस पे करनी है? वॉल्यूम पे बातचीत करनी है। किस पे बातचीत करनी है? वॉल्यूम पे बातचीत करनी है। तो वॉल्यूम क्या होता है, जल्दी बताओ। वॉल्यूम क्या होगा यहां से? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर वाई। यार अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर तो x और y आपने दो दो वेरिएबल इन्वॉल्व कर लिए ना। सी क्वेश्चन में है तो सी तो हमको रखना ही रखना है, लेकिन आपको ये चीज पता क्यों दी हुई है? ताकि आप x और y को आपस में चेंज कर दो। जैसे मैं अगर यहां से y निकालने की कोशिश करूं तो मेरे पास क्या आएगा बेटा? सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x, और इसको मैं कहां पुट कर दूंगा? यहां पे पुट कर दूंगा। तो देखो मेरे को एक्चुअली मिल क्या गया? वॉल्यूम मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ x एंड c, इन टर्म्स ऑफ x एंड c। तो मैं अब x को एज अ वेरिएबल मान के लगा दूंगा अपना डिफरेंशिएशन का फंडा, और वहां से मेरे को सारी चीजें दिखने लग जाएंगी। तो मेरा वॉल्यूम क्या हो गया बेटा? यहां से वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ x मेरा ऐसे दिखने लगा, क्योंकि c कांस्टेंट है बेटा, ध्यान रखो। ठीक है, वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ x कैसे दिखने लगा है? एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x। अब क्या करेंगे? सबसे पहले बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लो, फिर हम लोग dv बाई dx करेंगे। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं नेक्स्ट उस पे। तो मेरा वॉल्यूम क्या हो गया? एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर क्या आएगा बेटा? सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलो एक इसको काट भी देते हैं, तो ये 1/4 बाहर ले लेते हैं, तो ये सी स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स। कहाँ गया भाई? आजा, थोड़ी सी यहाँ पे एक काम करते हैं, 1/4 को ले लेते हैं बाहर, और ये हो जाएगा मेरा सी स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, कहीं पर गड़बड़ी तो नहीं हुई भाई तुम्हारे सर से? अब एक काम करो, इसको फटाफट से डिफरेंशिएट कर दो, dv बाई dx निकाल लो, तो 1/4 यहाँ रहेगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो 0 से इक्वेट कर देते हैं। ये कब होगा? जब सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आपका x स्क्वायर आएगा सी स्क्वायर बाई 3, तो x आ जाएगा कितना? अंडर रूट सी बाई 3, अंडर रूट सी बाई 3 नहीं, सी बाय रूट 3। ठीक है, सी बाय रूट 3। ठीक है, अब माइनस सी बाय रूट 3 क्यों नहीं लिया? सोच सकते हो, क्योंकि यार साइड की बात हो रही है, साइड इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि भाई x इज इक्वल टू सी बाय रूट 3, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब आपको पता है कुछ नहीं करना है, एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर दो दोस्तों, एक बारी इसको और डिफरेंशिएट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि इस वाले पॉइंट पे आपका मैक्सिमा लाई कर रहा होगा। तो चलो d2v बाई dx2 निकाल लेते हैं, मतलब f डबल डैश x निकाल लेते हैं। 1/4 को बोलो ऐसे ही रह तू, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 6x, बचेगा क्या? माइनस 6x। तो अब आप जब इस वाले पॉइंट पे डालोगे, वैल्यूज को डालोगे, और देखोगे कि एट c बाय रूट 3 क्या आ रहा है आपका ये, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 6 इंटू सी बाय रूट 3। तो देखो यार, अब ये चीज़ आपकी पॉजिटिव है, ये चीज़ नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव ही आएगा, मतलब लेस देन 0 आएगा। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ये चीज़ प्रूफ करने के बाद ही आप ये वाली वैल्यू डाल के देख लोगे। आप ये वाली वैल्यू आप कहाँ डालोगे बेटा? ये वाली वैल्यू कहाँ डालोगे? वॉल्यूम के अंदर डालोगे, क्योंकि आपको वो वॉल्यूम की वैल्यू प्रूफ करनी है ना कि ये है। तो हम लोग जब ये वाली वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1/4 सी स्क्वायर इंटू सी बाय रूट 3 माइनस सी हो जाएगा बच्चों सी क्यूब बाय में 3 रूट 3, है ना। ठीक है, ये चीज़ आ गई कहानी। तो ये हो गया 4 रूट 3, ये हो गया 3 रूट 3। तो एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये सी क्यूब बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 रूट 3 माइनस 1/12 रूट 3। तो अब ये हो जाएगा मेरा 12 रूट 3, तो ये हो जाएगा 8 रूट 3। तो यहाँ से कहानी क्या आएगी बेटा? 8 रूट 3 डिवाइडेड बाय 12 रूट 3 इंटू सी क्यूब। तो यहाँ से सी क्यूब बाय 3 था क्या, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी? कहीं ना कहीं पे तो यार यहाँ पे अपन लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। वो चीज़ आप लोग देख लेंगे, मेरे को लगता है ना, वो चीज़ आप लोग देख लेंगे। बट आपको ये पूरा का पूरा मेथड समझ आ गया होगा आई गेस, कि इस वाले पॉइंट पे
हम लोगों को मैक्सिमा मिलने वाला है। सबसे पहले हमने ये प्रूफ कर लिया, अब ये वाला पॉइंट हम लोग डाल देंगे वॉल्यूम वाले इसमें, तो हमको वैल्यू भी मिल जाएगी वो मैक्सिमम वॉल्यूम की। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही बेटा आपके एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस अगर किसी चैप्टर से बनने वाले हैं तो वो यही चैप्टर है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसी की है। और यहाँ पर वैसे है तो हमारे 2 और सब टॉपिक्स इस चैप्टर में, लेकिन आपके सीबीएसई करिकुलम से वो डिलीट हो गए हैं, वो सीयूईटी के लिए हैं। तो जब मैं सीयूईटी का वन शॉट दूंगा तो उसमें मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज ये तो होगा, उसके साथ साथ टैंजेंट नॉर्मल्स भी होगा, अप्रॉक्सीमेशन भी होगा, जो अब नहीं है। तो इसलिए ये वन शॉट अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट में आई थिंक खत्म हो गया है। यस, 1 घंटा 10 मिनट हो गया। तो चलो यार, आप लोगों को मज़ा आया होगा और 2 कैलकुलस के चैप्टर के वन शॉट आप लोगों को मिल चुके हैं। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एओडी के दिवाली के ख़त्म होते ही, जैसी दिवाली ख़त्म होगी आपको इंटीग्रल्स का वन शॉट मिल जाएगा, फिर डीई का यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का, और उसके बाद एरिया अंडर कर्व का आप लोगों को वन शॉट मिल जाएगा। तो बेचिंत रहिए, भरोसा बनाए रखिए इस चैनल पे अपना, और हमारे साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। बोर्ड्स में भी फोड़ेंगे, सीयूईटी में फोड़ेंगे। दिस इज़ योर मैथमेटिक्स मेंटोर, विशिंग हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद बच्चों।